स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट सारणिक का ये फोर्थ लेक्चर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स और 6 मार्क्स के दो क्वेश्चन के आने की संभावना 99% आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में है। सिस्टम सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल, मतलब क्रेमर रूल की हेल्प से निम्नलिखित निकाय को समीकरणों के निकाय को हल करना है आपको। स्टूडेंट देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा आपने कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन है 3x - y = 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। आपको दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन दे रखी है। दो देखिए, आपके एग्जाम में होता क्या स्टूडेंट, या तो दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन होगी या तीन वेरिएबल वाली तीन इक्वेशन होगी, और आगे जो होता है चार वेरिएबल वाली चार इक्वेशन, पांच वेरिएबल वाली पांच इक्वेशन। अगर दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो ही होगी, तीन वेरिएबल है तो इक्वेशन भी तीन ही होगी। तो आपके पास दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है। लेकिन होता क्या है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि इन दो समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होता है कि जो दो वेरिएबल हैं x और y, उनके मान ज्ञात करने हैं। x और y के ऐसे मान जो इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं। मतलब x का मान यहाँ रखने से इसको सॉल्व करके बराबर 7 आना चाहिए, तो इसका मतलब x का मान इसको संतुष्ट कर रहा है। और y का मान रखने से x और y का जो मान आएगा उसका इन दोनों जगह मान रखने से बराबर 7 आना चाहिए। यहाँ पे भी वही x और y के मान रखने से बराबर 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों का मान जो आपका निकला है उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ा होगा ना इसमें? नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। हाँ, अब क्या है, इसको सॉल्व करने का मेथड, आपको 3 मेथड होते थे। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, नहीं आ रहा यार तो हम बता देते। देखिए स्टूडेंट, एक था विलोपन मेथड, विलोपन विधि, जिसको इलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, और एक था प्रतिस्थापन मेथड, जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और एक था वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड थे। ठीक है, अब अगर हम एक आपके लिए थोड़ी देर ट्राई कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि कैसे 10th में सॉल्व करते थे। तो एक मेथड से हम चलो विलोपन मेथड से हम एक इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते थे विलोपन मेथड से? विलोपन का मतलब होता है, इलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना, या विलोपन करना मतलब छुपा देना, हटा देना किसी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसे छुपा दिया, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं चलता, लॉजिक के आधार पे हटाना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3y है और यहाँ पे -y है, तो यहाँ पे भी अगर -3y, अगर यहाँ पे -3y हो जाए, यहाँ +3y है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा ना, तो y हट जाएगा, x बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो -y है इसको -3y करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर जोड़ दो इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, 1 × 3 मतलब इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई और प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब 3 का मल्टीप्लाई अगर इक्वेशन 1 में करते हैं तो 3 × 3 = 9 होता है ना, 9x हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई -3y हो जाएगा, = 3 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो 7 × 21 होता है। ठीक है, और प्लस इक्वेशन को एज इट इज रख दीजिए, 2x + 3y = 1। जोड़ने पर दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 2 11x हो गया स्टूडेंट, और ये माइनस का 3y प्लस का 3y कट जाएगा, सेम है और साइन अपोजिट है, = 21 और 22 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू क्या निकलेगी, 11 अपॉन में चला जाएगा ना, 22/11 हो जाएगा, 11 × 22, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख के देखिए, 2 में रख दो। चलो हम 2 में रखते हैं, 2 में अगर रखते हैं स्टूडेंट तो x की वैल्यू अगर यहां रखते हैं तो 2 × x की जगह आएगा 2 + 3y = 1 एम्प्लाइज, देखिए 3y तो इधर ही रहने दीजिए, 2 दूना 4 उधर जाएगा स्टूडेंट, तो 1 - 4 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो 3y बराबर क्या होगा, -3 होगा ना, तो यहां से y बराबर क्या है स्टूडेंट,
3 बटे में चला जाएगा, -3/3 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू 2i है और y की वैल्यू -1i है। ऐसा आप क्लास 10th में करते थे स्टूडेंट। अब आप चेक करके भी देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू सही है या नहीं। x और y की वैल्यू सही है नहीं, कैसे चेक करेंगे? इक्वेशन 1 में x की जगह 2 और y की जगह -1 रख के देखो, जरा देखो यहाँ पे, चलो रख के देखिए। x की जगह 2 रखो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस y की जगह पे -1 रखो तो माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7। 6 एक 7 7 आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड, सॉरी राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड इक्वेशन 2 को भी चेक करके देखिए, x की जगह 2 रखो तो 2 दूने 4 प्लस 3, y की जगह पे -1। अब इसको चेक करो, 4 - 3 एकम 3 - 3, हाँ 4 में से 3 गए 1, तो एक लेफ्ट राइट हैंड साइड 1 है ना, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि x और y की जो वैल्यू आई है हमारी, वो बिल्कुल सही आई है। तो लेकिन स्टूडेंट ये क्या है, ये था आपका क्लास 10th का मेथड। क्लास 10th के 3 मेथड थे ना, उसमें से एक मेथड हमने बता दिया, ठीक है। अब बात क्या है, आप है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम देने वाले, वहां पे स्पेशली लिखा हुआ आता है कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल, बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए पहले केवल क्या था, इक्वेशन तक था ना, लेकिन अगर बाय क्रेमर रूल आया तो आपको क्रेमर रूल से ही इनको सॉल्व करना है, फिर ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने 10th में पढ़ा भी है, आपको पता भी है, तब भी आप उस मेथड से नहीं कर सकते हैं। आपको क्रेमर रूल की सहायता से इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। अब क्रेमर रूल होता क्या है स्टूडेंट, देखिए तो स्टूडेंट एक क्रेमर साहब थे, हमारे गणितज्ञ थे स्टूडेंट। एक देखिए, हम जरा x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है ना, और y की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको क्रेमर रूल से सॉल्व कर। देखिए क्रेमर साहब एक गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने देखा ये 3 मेथड देखे उन्होंने पहले, तो उनको एक थोड़ा अचानक एक आइडिया आया, खोज आई कि इसको कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व किया जाए। क्योंकि होता क्या स्टूडेंट, ये 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन है, तब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन 3 मेथड से भी। लेकिन अगर 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन है, या 4 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशन है, 5 वेरिएबल वाली 5 इक्वेशन है, 10 वेरिएबल वाली 10 इक्वेशन, मैंने कहा ना जितने वेरिएबल इक्वेशन उतनी ही होती है, ठीक है। तो अगर 4 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशन है तो इससे सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो क्रेमर रूल जो क्रेमर साहब ने बनाया है, वो 10 वेरिएबल वाली 10 इक्वेशन हो या 4 वेरिएबल वाली 4 इक्वेशन, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये क्रेमर रूल की खासियत है। तो देखिए स्टूडेंट, क्रेमर रूल क्या होता है, इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन है तो 6 मार्क्स का आएगा आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में, और अगर 3 वेरिएबल वाली 3 इक्वेशन है तो 10 मार्क्स का आएगा। और लगभग हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं स्टूडेंट, हर जिस भी सेमेस्टर में आपका ये सिलेबस का एग्जाम होता है, उसमें 10 मार्क्स का आता है क्रेमर रूल से। और इसको आप ध्यान से देखेंगे, होता क्या है स्टूडेंट कि जो आपका डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस है, उसमें मैथमेटिक्स में सबसे इजी टॉपिक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स है। और इसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के सही होने की संभावना लगभग 100% हो जाती है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली। जो हमने लेक्चर दिए हैं उनको एक एक करके अच्छे से देख लिया, नोट्स बना लिया, और उससे रिलेटेड अपनी बुक से या एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, तो 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, 26 मार्क्स का आपके एग्जाम में डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स से आता है। तो 26 मार्क्स, देखिए 33 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं, 33% चाहिए होता है ना। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो 33 चाहिए, तो 26 अगर इसी में से आ गए तो आपको 4 और 3 7 नंबर और लाने। 7 नंबर तो ऐसे भी 2 मार्क्स के अगर आपने तुक्के भी मार दे तो आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। कमजोर से कमजोर
बच्चा भी अगर मैथमेटिक्स में है तो वो भी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स आसानी से कर सकता है, लेकिन पहले अच्छे से समझना होगा चीज़ों को, अच्छे से लेक्चर को देखना होगा, फिर प्रैक्टिस करनी होगी, तो 100% संभावना है कि आप एग्जाम में अच्छे कर सको। लेकिन दूसरे और जैसे मान लीजिए दूसरा फंक्शन है या सेट थ्योरी है, उससे अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर आपने पहले पढ़ा भी और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है या करी भी है, तो एग्जाम में जरूर नहीं कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स अच्छे से हो जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, लेक्चर बहुत हो गया है, अब जरा काम का लेक्चर हम बताते हैं। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम इसको तरीका ये है कि थोड़ा पहले तो इसी एग्जांपल से बता देते हैं कि इसमें तीन चीजें निकाली जाती है, एक तो होता है डी, और एक होता है d1 और एक होता है d2। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करिए, बाद में हम आज इसको समराइज भी कर देंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए सबसे पहले जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डी निकालते हैं, ठीक है, और डी होता है एक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पिछले 1-2-3 लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, और डिस्क्रिमिनेशन भी हम इसका दे देंगे, मैट्रिक्स का भी दे देंगे, और आई बटन में भी दे देंगे, देख लीजिए आप। ठीक है, एक d बराबर डिटरमिनेंट के अंदर कुछ आएगा, फिर d1 बराबर डिटरमिनेंट के अंदर कुछ आएगा, और फिर जो है नेक्स्ट d2 बराबर डिटरमिनेंट के अंदर कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा जी, देखिए अब इसमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट यहां लिखो, वो d के अंदर है। x के कोफिशिएंट, जो पहला वेरिएबल है ना x है, सेकंड वेरिएबल y है, हाँ? x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। ऐसे में लिखना है, जैसे यहाँ पे 3 और 2 है ना, ऐसे यहाँ पे भी 3 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम, देखिए फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वेरिएबल के एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट वेरिएबल x है और फर्स्ट कॉलम ये है। ठीक है, सेकंड कॉलम में सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखेंगे, सेकंड वेरिएबल y है, उनके कोफिशिएंट क्या है, y के आगे क्या है, माइनस है, तो y के आगे माइनस का मतलब -1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, y का कोफिशिएंट यहाँ केवल माइनस मत लिख देना गलती से। ठीक है, अगर y के आगे कुछ भी नहीं है तो अगर प्लस है तो +1 होगा, और माइनस है तो -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे y के आगे क्या है, +3 है तो 3 लिख दीजिए। प्लस को आप लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर माइनस चिन्ह है, -3 होता तो -3 लिखना पड़ता है। प्लस का मतलब जैसे यहाँ पे 3 है तो +3 का 3 का मतलब +3 ही होता है, लेकिन माइनस के आगे चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। डी कैसे लिखा हमने, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट ऐसे में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर d1 क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। d1 क्या होता है कि जो ये d है ना, d का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे कुछ और रख देना पड़ता है, और एज इट इज d1 में d1 मतलब d में फर्स्ट कॉलम की जगह दूसरा रखना है। d1 का मतलब d में फर्स्ट कॉलम की जगह कुछ और रखना है, तो फर्स्ट कॉलम 3 और 2 है ना, इसकी जगह क्या रखना है, जो राइट हैंड साइड में आपके नंबर हैं उनको रखना है, 7 और 1। क्या रखना है, 7 और 1। ठीक है, d1 में क्या रखना है, d जो होगा ना, d उसमें फर्स्ट कॉलम की जगह 7 1 रख देना है, और एज इट इज आएगा -1 और 3। ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर d2 की बारी आती है, d2 में क्या है, d में सेकंड कॉलम को चेंज करना। d2 का मतलब d में सेकंड कॉलम को चेंज करना है, और फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह वही 7 और 1 आएगा, राइट हैंड साइड वाला जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, 7 और 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब इनको सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू डी को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमने बताया था 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट का टॉप से इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस बीच में, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 9 होता है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आता है, और 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2 गुणा -1 -2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 9 और 2 11 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू 11 आ गई। अब d1 का वैल्यू निकालो, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लेफ्ट के टॉप से इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर, 7 3 21 21 माइनस 2 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 और 22 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे d2 की वैल्यू भी निकालिए, लेफ्ट का टॉप से इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर,
तो 3 एकम 3 माइनस चिन्ह बीच में और 2 सत्ते 14, ठीक है। और 13 में से 14 घटा दीजिए स्टूडेंट, तो कितना बचता है? माइनस का 11 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब x निकालना है और y निकालना है स्टूडेंट। जब d की वैल्यू निकल गई, d1 की वैल्यू निकल गई, d2 की वैल्यू निकल गई, अब आप x में, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है? x इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट d1 बटे d। क्या होता है? d1 बटे d। और d1 बटे d बराबर, इसी प्रकार से y इज इक्वल टू क्या होता है? d2 बटे d, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, x बराबर d1 बटे d होता है और y बराबर d2 बटे d होता है। x की जगह d1 मतलब फर्स्ट वेरिएबल, x फर्स्ट वेरिएबल था ना, तो x बराबर d1 बटे d। y बराबर d2 मतलब d का सेकंड वेरिएबल, हाँ सेकंड वेरिएबल, सेकंड इसमें, तो y सेकंड वेरिएबल था, तो y बराबर d2 बटे d। नीचे d आएगा, ऊपर d1 d2 आएंगे, d1 d2 d3 आएंगे, आगे जब 3 वाला क्वेश्चन होगा, और नीचे हमेशा d ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कई एग्जाम में क्या होता है, कई स्टूडेंट, हमने जब हम कॉपी चेक करते हैं स्टूडेंट आप लोगों की, तो उसमें क्या होता है कि डी की जगह डी ऊपर लिखा होता है और d1 नीचे लिखा होता है, तो ये गड़बड़ कर जाते हैं। यहीं पे सारा गड़बड़ सारा हो जाता है। अच्छा खासा ऊपर से करके लाते हैं यहाँ से, क्योंकि उसका कारण क्या होता है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रखी, फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं कर रखा है, तो d1 की जगह d और d की जगह d1 उल्टा कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, d नीचे ही आएगा, ऊपर d1 d2 d3 आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, x बराबर d1 बटे d होता है ना, तो d1 की वैल्यू क्या है? 22 है ना, 22 बटे d की वैल्यू क्या है? 11 है, तो 11 गुना 22, x का मान 2 आ गया, देखो x का मान 2 था ना, आ गया, ठीक है। और फिर y के बराबर d2 बटे d, d2 कितना स्टूडेंट? -11 है, और d कितना स्टूडेंट? 11 है, तो -11 बटे 11 -1, तो y का मान -1 आ गया, आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्रेमर रूल है, यही आपका क्रेमर रूल है, ठीक है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अब हम आपको क्रेमर रूल को थोड़ा सा एक जनरल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल आएगा कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। मान लीजिए इस टाइप से कोई दो इक्वेशन आ रही है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। और फिर है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2 है। इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? देखिए, अब हमने बताया था ना, अभी एक एग्जांपल जो बताया था उसमें हमने बताया था कि d निकालते हैं, d1 निकालते हैं और d2 निकालते हैं, ठीक है। अब अगर d निकालना है तो d कैसे निकालते थे? d होता था एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। क्या होता था? d होता था एक डिटर्मिनेंट। और कौन सा डिटर्मिनेंट? x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिखते थे। x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, यहाँ पे a2 है, तो a1 और a2 लिख दिया, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट को, y का कोफिशिएंट है b1 और b2, ठीक है। इस प्रकार से d लिखा जाता था, कॉमा फिर d1 लिखा जाता था। d1 हमने क्या बताया था कि d1 मतलब d का फर्स्ट कॉलम की जगह दूसरा लिखना है। d का फर्स्ट कॉलम ये है, इसकी जगह पे राइट हैंड साइड का c1 c2 लिखते हैं, c1 और c2, और सेकंड कॉलम एज इट इज रहता है b1 और b2, ठीक है। उसी प्रकार से अब आपका अगला d2 आता था, और d2 में क्या होता था कि d का सेकंड कॉलम चेंज होगा, d का सेकंड कॉलम चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, a1 और a2 एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम की जगह क्या आएगा? c1 c2, राइट हैंड साइड के एलिमेंट c1 और c2, ठीक है। ये आपका d2 हो गया। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना तो आपको आता है स्टूडेंट, ये है इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस का चिन्ह, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बीच में माइनस का चिन्ह। d1 d2 की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या देखिए, एक चीज ध्यान रखना, इसको आप आगे भी हम बताएंगे नॉट के रूप में, कि d नॉट इक्वल टू 0 अगर है, d 0 अगर 0 नहीं है, हाँ d नॉट इक्वल टू, जो d की वैल्यू आई अगर वो 0 नहीं आई है, तो जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर d 0 आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो हम आगे बता रहे हैं, जरा पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। d1 d2 की वैल्यू जैसे निकल जाएगी, उसके बाद क्या निकालते हैं? x की वैल्यू, ठीक है। क्या निकालते हैं? x बराबर क्या होता है बताइए? अभी पीछे क्या बताया था कि अपॉन में हमेशा d रहेगा, ध्यान रखना,
D1 तभी तो देखिए जब अपॉन में D है तभी तो हम बोलते हैं कि भाई D नॉट इक्वल टू 0, D 0 नहीं होना चाहिए। अगर D 0 हो गया तो यह इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाता है। अपॉन में जब 0 होता है ना तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए D 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। x इक्वल टू D1 बटे D एंड y इज इक्वल टू D2 बटे D, ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी जगह कोई सा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशंस हैं, इनको आपको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये होमवर्क के लिए है 6 के 6 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 4 5 6 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अब वो दिक्कत क्या आएगी स्टूडेंट, अगर हमने आपको ये भी होमवर्क दे दिया बिना कुछ पहले टिप्स दिए हुए तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टूडेंट आपको लगेगा कि सर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में अंतर क्या है, एक जैसा ही तो दो वेरिएबल हैं और कांस्टेंट है, यहाँ अंतर क्या है, वो आपको अभी लगेगा। लेकिन जब हम बताएंगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये आप होमवर्क करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए स्टूडेंट। और जो बचा है इसमें और इसमें दिक्कत क्या है जरा ये देखेंगे हम स्टूडेंट। जब इसको आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए ये है ना, ये है आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, ठीक है ना। d निकालते हैं, x के कोएफिशिएंट 2 और 3 है तो 2 और 3 यहाँ लिखते हैं, फिर y के कोएफिशिएंट 4 और 6 वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद d1 d2 निकालते हैं। तो पहले d निकाल लेते हैं। हाँ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 छक्के 12 होते हैं, माइनस पे 3 चौके 12 होते हैं और बराबर 0 आ गया। और स्टूडेंट जब d 0 होता है तो जब आप x निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है, d1 बटे d होता है ना, तो d1 बटे 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनडिफाइंड, इनफाइनाइट। जब अपॉन में 0 होता है तो हमेशा वो अनडिफाइंड होता है। इसी प्रकार से जब y निकालेंगे तो d2 बटे d2 जो भी आएगा वो तो छोड़िए, लेकिन अपॉन में 0 अगर है तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब d 0 होता है तो कुछ दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें क्यों आती स्टूडेंट, ये हम आपको जरा आगे बताते हैं। तो स्टूडेंट d पे हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो जब भी हम इस प्रकार का जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है तो पहले हम d फाइंड करते हैं। 2 वेरिएबल वाला है या 3 वेरिएबल वाले, दोनों के लिए काम करेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं, और d कैसे फाइंड करते हैं देखिएगा। अगर d फाइंड किया आपने और इफ d नॉट इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 नहीं है तो जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, देन इफ d नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की केवल एक एक वैल्यू होंगी जो कि उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, ठीक है। और उससे वो कुछ किस कंडीशन में होती है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि हमने पहले 1 2 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे थे ना, उनका यूनिक सॉल्यूशन ही है, क्योंकि उनमें d नॉट इक्वल टू 0 है, d 0 नहीं आ रहा है। 1 2 3 को सॉल्व करके देखना, या पहला एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व करा उसको भी करके देखना, उसमें d 0 नहीं आ रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू एक एक वैल्यू होंगी, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट होता क्या है कि जब भी जैसे ये एक इक्वेशन ये की ये है तो ये लीनियर 2 वेरिएबल वाली रैखिक समीकरण है। हाँ, 2 वेरिएबल वाली क्या है, 2 वेरिएबल वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, जब हम 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक सीधी रेखा होती है। तो सीधी रेखा, 2 सीधी रेखाएं कैसे कैसे हो सकती है, देखिए 2 सीधी रेखाएं या तो ऐसे और ऐसे हो सकती हैं, या फिर
एक ऐसे और एक दूसरे ऐसे समांतर उसके हो सकती हैं, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। या फिर ऐसे हो सकती है कि एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है पूरी की पूरी, ऐसा भी हो सकता है। दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो सकती है, पूरी की पूरी दोनों लाइन, एक L1 भी यहीं और L2 भी यहीं, ठीक है। यहाँ पे L1 ये है, L1 लाइन और L2 लाइन, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब दो लाइनें एक पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट पे एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जो इस पॉइंट का मान होगा, जो इस पॉइंट पर x और y की वैल्यू होगी, वही इस इक्वेशन का हल होती है। तो एक ही x और y के एक एक ही मान होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसके लिए है। और जब दोनों लाइनें समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो वो एक दूसरे को कहीं पे टच भी नहीं करेंगी और कट भी नहीं करेंगी। और जब टच और कट करेंगी नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा? ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन तभी होता है जब ये दोनों लाइनें आपस में कहीं पे टच कर रही हो या कट कर रही हो या मिल रही हो। तो ये पैरेलल लाइनें हमेशा कभी मिलती नहीं, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा रही तो दोनों लाइनों के बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे पे मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अनंत हल, ठीक है। तो तीन कंडीशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? d नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 है तो फिर हम d1 d2 भी निकालते हैं, क्योंकि d1 d2 निकालना जरूरी होता है। और d1 d2 अगर तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो d1 d2 d3 भी निकालेंगे, आगे हम बताएंगे स्टूडेंट, ठीक है। इफ d इक्वल टू 0 तो फिर दो कंडीशन होती है। एक होती है कि इफ यदि d1 d2 में से कम एक नॉन जीरो हो, यदि d1 d2, अगर दो वेरिएबल वाले तो d1 d2 और तीन वेरिएबल वाले तो d1 d2 d3 में से कम एक नॉन जीरो हो, मतलब ये d1 और d2 में से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, तो देन तब क्या होता है? देन नो सॉल्यूशन। तब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होता है। और कोई हल कब नहीं होता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। सेकंड बात आती है कि इफ d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे जीरो हैं, d1 भी जीरो, d2 भी जीरो और d3 भी होगा तो वो भी जीरो अगर है, और d तो है ही जीरो यहाँ पे फिर, तो तब क्या होगा? तब क्या होता है? देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब अनंत हल। और अनंत हल कब होता है? जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जा रही हो, तो अनंत सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे? ग्राफ से अगर d नॉट इक्वल टू 0 है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, तो सिंपल यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और अगर d1 d2 में से कोई एक, कम से कम एक जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन होगा। और अगर d1 d2 सारे के सारे, d3 जो भी है सारे के सारे जीरो हैं, d भी जीरो है, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। एक चीज और स्टूडेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का जो निकाय है वो संगत है या असंगत है, ठीक है। ये पता करिए कि जो समीकरणों का निकाय है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये संगत है या असंगत है। संगत मतलब कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कैसे पता करेंगे ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहीं पे इसको बता देते हैं स्टूडेंट। देखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इस कंडीशन में जो भी, अगर इस समीकरण का जो ये समीकरण का निकाय है, इसका अगर सॉल्यूशन यूनिक आता है या फिर इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट आता है, दोनों में से अगर एक आता है तो उसको कहते हैं कि ये समीकरणों का निकाय संगत है। क्या है? संगत है या
कॉन्सिस्टेंट है, कॉन्सिस्टेंट, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, या दिया गया समीकरणों का निकाय संगत है। कब? जब यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान देंगे। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला पोर्शन अगर है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, या दिए गए समीकरणों का निकाय असंगत है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये दिया गया समीकरणों का जो निकाय है ये कॉन्सिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, ठीक है स्टूडेंट, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके आपको बता दें स्टूडेंट जरा फटाफट से, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है और क्वेश्चन नंबर 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है और नो सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए 2x + 4y = 6 है और 3x + 6y = 10 है। इसको क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, ठीक है ना, d निकालते हैं ना। तो d निकालेंगे स्टूडेंट, d है x, और x के कोफिशिएंट लिखो पहले 2 और 3, फिर y के कोफिशिएंट लिखो 4 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद d1 क्या है स्टूडेंट, d1 है आपका d में से फर्स्ट कॉलम, d1 मतलब d में से फर्स्ट कॉलम हटा दो, उसकी जगह पे 6 और 10 रखो, 6 और 10 रखो और एज इट इज रखो 4 और 6, ठीक है। इसी प्रकार से d2 निकालेंगे, d2 क्या है, d2 है स्टूडेंट कि d में से सेकंड कॉलम हटा दो, d में से सेकंड कॉलम 4 और 6 को हटा दो और एज इट इज रहेगा 2 और 3 ऐसे रहेगा, 4 और 6 की जगह राइट साइड के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, 6 और 10, ठीक है, C1 C2 आ जाते हैं, ठीक। अब दोनों सबको हल करिए, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका 6 दूना 12 माइनस 3 चौके 12 = 0 आ गया ना, d यहाँ पे 0 आ गया, ध्यान दीजिए। हाँ, अब d1 निकालिए स्टूडेंट, 6 गुना 6 कितने होते हैं, 36 होते हैं ना, और 10 चौको 40 होते हैं, तो इस = -4 आ गया ना स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे -4 आ गया, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, d आ गया आपका 0 और यहाँ पे d1 आ गया आपका -4, और इसी प्रकार से स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं d2 की वैल्यू 10 ना 20 -6 या 18 = 20 में से 18 गए 2 बच गए, तो ये हो गया आपका d2 की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखेंगे आप, अभी हमने पीछे देखा था ना कि अगर d ≠ 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर d 0 है तो फिर दो कंडीशन होती थी कि क्या होती थी कि d1 और d2 में से कम अगर एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, और अगर ये भी 0 है, ये भी 0, ये तो 0 हो गए, अगर ये तीनों की तीनों 0, d के साथ साथ d1 d2 भी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और d1 d2 में से कोई एक भी 0 नहीं है, कम से कम एक 0 नहीं है, तो दोनों 0 नहीं है, तो अगर एक ये 0 होता और ये नहीं होता तब भी नो सॉल्यूशन था। कम से कम एक ऐसा हो जो नॉन जीरो हो, जो कि 0 ना हो। तो यहाँ पे ये भी 0 नहीं, ये भी 0, यहाँ तो दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। देयरफॉर दिए गए समीकरण को निकाय का कोई हल नहीं है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। बस आपको इतना ही करना है, फिर आपको उसके निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि x बराबर क्या होगा d1/d इनफाइनाइट, y बराबर d2/d इनफाइनाइट, अनडिफाइंड होगा, तो नो सॉल्यूशन आगे इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप नो सॉल्यूशन को समझेंगे। अब ये नो सॉल्यूशन क्यों आया है, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग तो ये दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। इसमें भी आपका नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इसमें भी जैसे इसमें हुआ कि d 0 है और d1 d2 नॉन जीरो है, तो इसमें d भी 0 आएगा
और D1 D2 में से कोई कम से कम एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा, तो इसमें भी नो सॉल्यूशन आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसमें जब आप सॉल्व करेंगे इसमें D के साथ साथ D1 D2 भी जीरो होंगे, सारे के सारे जीरो होंगे, और जब सारे के सारे जीरो होते हैं तो हम नीचे लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन का अगर रैखिक समीकरण निकाय है, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है और 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेमर नियम से निम्न रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक है, मतलब इंग्लिश में आएगा तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल। और ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी होगी, x + y + z = 7, x + 2y + 3z = 16, x + 3y + 4z = 22। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, इसको क्रेमर रूल की सहायता से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि x और y, x, y, z की ऐसी वैल्यू निकालना जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और क्रेमर के नियम से निकालना है, जो हमारे मैथमेटिशियन क्रेमर साहब ने जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालना है। अब सेम ऐसा ही है जैसा कि 2 वेरिएबल वाले में था, उसमें क्या निकालते थे, D निकालते थे, D1 निकालते थे और D1 और D2 निकालते थे, बस उसमें D2 तक निकाल लेते थे। इसमें एक एक्स्ट्रा है, D3 निकालना है, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो D3 भी निकालना होगा। 4 वेरिएबल वाले होते तो D4 भी निकालना होता है, 5 वेरिएबल तो D5 भी निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 वेरिएबल वाले ही आपके सिलेबस में हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, D निकालते हैं, ठीक है। D कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए D निकालते हैं, देखिए उसमें तो था D में x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम और z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि z आगे हो और y पीछे हो, तो उसको पहले पीछे ले जाएंगे, उसको पहले z को पहले पीछे ले जाएंगे। उसको जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन आपके पास इस प्रकार से दे रखी है, x - 2z + y = 7, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सेकंड कॉलम में z का कोफिशिएंट रख देंगे, नहीं, फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, थर्ड वेरिएबल z है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको x सेकंड वेरिएबल y है तो उसको प्लस y है ना, तो उसको पहले लेके आओ और माइनस का 2z जो है उसको पीछे ले जाओ और = 7। अब ये सही हो जाएगा, ऐसे करना है। एग्जाम में आपको घुमाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि z आगे दे दिया और x पीछे दे दिया, तो पहले उसको बैलेंस करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये जो माइनस बराबर 7 था, ये आगे आके -7 = 0 भी कर सकते हैं ना, इसको जो 7 बराबर के इधर का इधर लाके -7 हो जाएगा। अगर इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है x, z और y, ये तो कांस्टेंट टर्म नहीं, वेरिएबल वाले टर्म है। ये जो 7 है जिसमें x, y, z नहीं है, जिसमें वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे -7 है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट साइड ले जाएंगे, बराबर के उधर साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको अगर सही पोजीशन में लाना है इस इक्वेशन को, तो x और यहाँ पे z पीछे ले जाना, y को आगे +y और माइनस का 2z पीछे जाएगा, और जो माइनस का 7 है उधर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसको बैलेंस करना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके क्वेश्चन में मॉडिफाइड करके आ सकती हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जब D निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी कोफिशिएंट या फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखना फर्स्ट है दोनों, x कोफिशिएंट वो x का x कोफिशिएंट क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है स्टूडेंट उसके आगे 1 होता है, उसको 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम में सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट आएंगे, सेकंड वेरिएबल क्या है y, इसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ +3 है, तो +1 1 2 और 3, प्लस वाला जो होता है उसके आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाया जाता, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थर्ड वेरिएबल
के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। थर्ड वेरिएबल z है, इसका कोफिशिएंट क्या है +1, इसका कोफिशिएंट क्या है +3, इसका कोफिशिएंट क्या है +4, ठीक है। तो d आपका ये हो गया। d को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हम चलो सॉल्व कर लेते हैं पहले d को, ठीक है। d को पहले सॉल्व कर ही लेते हैं, या ऐसा करें कि पहले जो है चलो कर लेते हैं, हाँ, या d1 भी समझ लेते हैं साथ में। चलो d1 भी समझ लेते हैं, d2 d3 के लिए जगह नहीं, उसको हम बाद में करेंगे, d1 समझ लेते हैं। चलो d1, ठीक है। d1 बराबर, चलो उसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल इसके सीध में ही नीचे लिख दे रहे हैं। d1 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए d1 बराबर हम क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, d1 का मतलब d के फर्स्ट कॉलम की जगह पे दूसरा चीज रखते थे। d1 का मतलब d के फर्स्ट कॉलम को हटा देते थे, इसकी जगह क्या रखते थे, राइट साइड वाले एलिमेंट, कांस्टेंट एलिमेंट, ठीक है। तो 1 1 1 की जगह पे 7 16 22, 7 16 और 22 लिखेंगे और एज इट इज रखेंगे 1 2 3 1 3 4, ठीक है। और d2 में क्या करेंगे, d2 में d का सेकंड कॉलम हटा देंगे, उसकी जगह ये रखेंगे और एज इट इज। फिर d3 में क्या करेंगे, d के थर्ड कॉलम को हटा देंगे, उसकी जगह पे a रखेंगे और एज इट इज, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब d को सॉल्व करते हैं, जरा देखिए, ध्यान से देखिए। d को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम फर्स्ट डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर से और सेकंड थर्ड लेक्चर को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं प्लस लगा के, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट इस एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो बचता क्या है, 2 3 3 4, 2 3 3 4, ठीक है। इसमें फिर प्लस के बाद माइनस आता है, माइनस के बाद फिर प्लस माइनस चलता है ना, और माइनस आता है। उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लिख दिया जाता है, सेकंड एलिमेंट भी 1 है। अब इस सेकंड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बचता है, 1 1 3 1 4, 1 3 1 4, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट भी लिया जाता है, लेकिन प्लस का लिया जाएगा, प्लस है और वो थर्ड एलिमेंट प्लस माइनस प्लस आएगा और थर्ड एलिमेंट आएगा 1, ठीक है। इससे होकर थर्ड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बचा, 1 2 1 3, 1 2 1 3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करिए, 1 आपका बाहर है ही, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, माइनस चिन्ह बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, ये हम बता चुके हैं आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो 2 चौके 8 होता है, माइनस 3 3 9 होता है, ठीक है। फिर माइनस का 1 आएगा ब्रैकेट के अंदर, 1 × 4 4 होता है, माइनस 1 × 3 3 होता है। फिर प्लस 1 आएगा स्टूडेंट, 1 × 3 3 होता है, माइनस 1 × 2 2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस प्रकार से आगे जब आएगा ये d1 है, चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 8 में से 9 गए, -1 बचता है, और -1 × 1 -1। फिर 4 में से गए 3 गुणा 4 में से 3 गए 1, और 1 गुणा -1 -1, ठीक है। इसी प्रकार से 3 में से 2 गए 1, और 1 गुणा 1 + 1, तो इज इक्वल टू माइनस का 1 बचेगा। तो आपका d क्या आ गया, -1, नॉट इक्वल टू 0 है ना, -1 मतलब 0 नहीं है। और जब 0 नहीं है स्टूडेंट, जब d 0 नहीं होता है तो क्या होता है बताइए, जब d 0 नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है भाई। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो x और y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब d की जो वैल्यू आई है उसको जरा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या है, -1 है। अब d1 निकालेंगे, स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे देखिए, d1 निकालिए। d1 में क्या करेंगे कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, 7 ले लिया, ठीक है। उसके बाद इससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया, तो 2 3 3 4, 2 3 3 4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले लो, प्लस माइनस चिन्ह लगाओ, और सेकंड एलिमेंट ले लो, सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। फिर डिटरमिनेंट इस सेकंड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, 16 3 22 4, 16 3 22 4, ठीक है।
फिर प्लस माइनस, फिर प्लस आता है स्टूडेंट, और फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लिख देते हैं और इस थर्ड एलिमेंट से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा देते हैं, तो 16 2 22 3 आ जाता है, 16 2 22 3 आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम जरा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं स्टूडेंट। इज इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4 दूने 8 माइनस 3 3 9, फिर माइनस का 1 आया, फिर 16 चौके 64 64 माइनस 22 3 66। ठीक है, फिर प्लस का 1 आ गया, फिर 16 3 48 48 माइनस 22 दूने 44 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए 8 में से 9 गए -1, -1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आएगा। ठीक है, फिर 16 में से 66 घटा दो स्टूडेंट तो माइनस का 2 बचता है, और माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 एकम 2। 48 में से 44 घटाओ, 4 बचने, 4 के गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 4 और 2 6, 6 है, प्लस का 6 और माइनस का 7 तो माइनस का 1 आ गया। D1 आपका माइनस का 1 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, D2 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, चलो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, D2 हम यहीं पे लिख देते हैं स्टूडेंट। D2 कैसे निकालेंगे, देखिए हम D2 कैसे निकालेंगे, चलो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं स्टूडेंट, जो D1 निकला है ना उसको यहाँ लिख देते हैं। D1 बराबर क्या निकला, -1 निकला ना, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब D2 निकालते हैं जरा, हाँ क्या निकालते हैं, D2 निकालते हैं। D2 इज इक्वल टू, अब D2 कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। D2 मतलब D में सेकंड कॉलम को हटा दो, D में सेकंड कॉलम को हटा दो। D2 का मतलब D में सेकंड कॉलम को हटा दो और फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखो, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रखो, 1 1 1 और थर्ड कॉलम भी 1 3 4 एज इट इज रहेगा। सेकंड कॉलम को हटा दिया तो इसकी जगह क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड के एलिमेंट रखेंगे, 7 16 और 22। ठीक है, इस प्रकार से इसको रखेंगे, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार से D3 निकालेंगे। D3 में क्या करेंगे, D3 में D का थर्ड कॉलम हटा दो, D का थर्ड कॉलम हटा दो, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज रखो, 1 1 1 1 2 3, और थर्ड कॉलम की जगह क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड के एलिमेंट 7 16 और 22। ठीक है, तो इस प्रकार से D2 और D3 तो स्टूडेंट D2 की वैल्यू इसको सॉल्व जब करेंगे तो -3 आएगा। इसको आप सॉल्व खुद कर लीजिए। ठीक है, एज इट इज जैसे और कर रहे हैं ऐसे इसको भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम सारा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। D3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी -3 आ जाएगी। ठीक है, अब जब D1 D2 D3 और D की वैल्यू सबकी वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे और z का मान निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। x बराबर क्या होता है, D1 बटे D, D नीचे आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x बराबर D1 बटे D, D1 क्या है, D1 है आपका -1 और D क्या है, D भी -1 है, तो -1 प्लस 1, D -1 बटे -1 प्लस 1, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से y निकालेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू क्या होती है, D2 बटे D, ध्यान दीजिए y सेकंड वेरिएबल था तो D2 आएगा, फर्स्ट वेरिएबल में D1 आएगा, थर्ड वेरिएबल में D3 आएगा। ठीक है, हाँ y बराबर D2 बटे D, और D2 बटे D, D2 क्या है स्टूडेंट, D2 क्या है, ये -3 है, -3 बटे D क्या है, -1 है, तो इज इक्वल टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए हम यहीं पे निकाल देते हैं या यहाँ निकाल दें। चलो अब निकालते हैं हम आपका z बराबर होता है D3 बटे D, D3 बटे D, और D3 क्या है, D3 है आपका -3 और D है आपका -1 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट आपको फाइनल आंसर जो आपको मिला है वो मिला है, x की वैल्यू तो 1 मिली है और y की वैल्यू 3 मिली है और z की वैल्यू भी 3 मिली है, और यही आपका आंसर है। यूनिक सॉल्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, x y z की जगह पे इन तीनों का मान रखो और तीनों इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि हम पहली इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं
थर्ड और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप खुद सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखो, प्लस y की जगह पे 3 रखो, प्लस z की जगह पे फिर 3 रखो, 3 और 3 6 7, तो राइट हैंड साइड में 7 आ गया ना। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट 10 मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और फिर आपको हम होमवर्क के लिए 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे नोट करवा रहे हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। स्टूडेंट इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये होमवर्क के लिए दिया है। जिस प्रकार से हमने वो एग्जाम्पल करवाया है, इसी प्रकार से ये भी करने हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, केवल जो हमने बताया उसको देखेंगे, तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। इनकी प्रैक्टिस भी करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आपके 26 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्रैमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। होमवर्क है, हाँ, जो पांचों के पांचों क्वेश्चन होमवर्क हैं, तो इसको सॉल्व करना है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, इसको जरा इसमें जो हम कॉन्सिस्टेंट है ये या इनकॉन्सिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, ये भी चेक करना है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, ये भी चेक करना है और सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या समीकरणों का निकाय संगत है? ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, ये संगत है क्या, ये पता करना है आपको। ठीक है, हम बता चुके हैं संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी संगत और असंगत पता करना है और सॉल्यूशन भी निकालना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 4 है, इसमें आप देखेंगे y पहले है और z बाद में है, तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x है ही नहीं, x यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है ही नहीं, इसमें z है ही नहीं, तो जहाँ x नहीं है तो वहाँ x का कोफिशिएंट 0 लिखा जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और कांस्टेंट टर्म को हमेशा राइट साइड भेजा जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे z नहीं है तो z का कोफिशिएंट 0 लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट एंड फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब सिद्ध कीजिए कि जो रैखिक समीकरण का निकाय है ये संगत है और इसका हल भी निकालना है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत बार पूछा, ये 2012 में भी पूछा गया और बार भी पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करिए स्टूडेंट। उसके बाद हम आपको मैट्रिक्स तो हम बता चुके हैं, आपको मैट्रिक्स के 3 लेक्चर अपलोड हैं, आप मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर क्योंकि देखिए डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, अगर आप डिटरमिनेंट के लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स के लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए अच्छे से, तब जाके आपको इससे संबंधित दोनों मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं 26 मार्क्स के, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मात्र ये लगा लीजिए कि 4 लेक्चर इसके हैं, 3 लेक्चर 4 3 7 लेक्चर, वो भी 40-50 मिनट के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे आपको पढ़ना है। 26 मार्क्स आपकी कंफर्म हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए स्टूडेंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं और घर बैठे दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। आप घर बैठे अपना एक अलग कमरे में बैठ जाइए और YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी एंड नोटियाल ओपन करिए, उसमें फिर प्लेलिस्ट को चेक करिए, प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें फर्स्ट लेक्चर खोलिए और उसके नोट्स बनाइए, उससे रिलेटेड बुक से और प्रैक्टिस करिए, फिर सेकंड लेक्चर खोलिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर और प्रैक्टिस करिए, तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाओगे। और जो मैथ्स में बैक की प्रॉब्लम है, बैक की समस्या है, वो आपकी उसका समाधान आपका हो जाएगा स्टूडेंट। और मेरा भी उद्देश्य यही है और आपका भी उद्देश्य यही है कि हमारी बैक क्लियर हो जाए, और मेरा भी उद्देश्य यही है कि आपकी बैक क्लियर हो जाए। तो अच्छे से पढ़िए और फिर जल्द ही हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।